हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र चौधरी आपके यूट्यूब चैनल एग्री मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट ईयर के अंदर जो हॉर्टिकल्चर की सब्जेक्ट चलती है उसके अंदर अपन 9 लेक्चर कंप्लीट कर दिए थे, ठीक है। और अपन आज जो 10वां लेक्चर है वो 10वां लेक्चर अपना पोलिनेशन, पोलिनाइजर एंड पोलिनेटर्स, मतलब पौधों के अंदर अपन जो परागण करवाते हैं कि परागण किस प्रकार कराते हैं, कि एक पौधे से दूसरे पौधे में परागण किस प्रकार कराते हैं, या एक पौधे से दूसरे पौधे का कैसा निर्माण किया जाता है, कि परागण किस प्रकार करवाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों क्लास को शुरू होने से पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दें, और जो दोस्त इस चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जो ये क्लास है अपनी 10वां लेक्चर वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अंदर से अपने बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर से या तो 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और ये कृषि पर्यवेक्षक एवं जेट और सीयूटी के अंदर भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसलिए इस क्लास को अपने जो छोटे भाई बहन जेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, उनको भी ये क्लास शेयर कर दे, ठीक है, क्योंकि उनके लिए भी ये फायदेमंद रहेगी, ठीक है। अपन चलते हैं 10वें लेक्चर की तरफ। तो अपना हॉर्टिकल्चर का कोड होता है, हॉर्टिकल्चर का कोड होता है, मैं आपको बताया था पहले कि HORT 111 होता है। HORT 111 का मतलब होता है कि बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट कोर्स। उसी प्रकार एक होता है 112 के अंदर वो होता है कि बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड कोर्स के अंदर अपने पास फॉरेस्ट्री चलेगी, ठीक है। तो फॉरेस्ट्री हम जैसे अपनी हॉर्टिकल्चर की क्लासें पूरी होगी, ठीक है, उसके बाद में अपन फॉरेस्ट्री की ओर चलते हैं, ठीक है। जब तक अपन ये पोलिनेशन, पोलिनाइजर और पोलिनेटर्स देखते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। आप दोस्तों मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ और आपको एक अच्छे प्रकार से समझाऊंगा, बस आप क्लासों को ध्यान से देखिए, ठीक है। उसके बाद में दूसरा काम है आपका जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ या करवाते जा रहा हूँ बोर्ड पे, वो साथ साथ उतारते जाइए, क्योंकि आज बोर्ड पर समझाने की ज़्यादा क्रिया नहीं है, ओनली बोलकर आपको लिखवाने की ज़्यादा क्रिया है। तो मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ आप लिखते जाइए। परागण वैज्ञानिक अर्थ में वर्तिकाग्र अंडाशय अथवा बीजांड पर परागकण के पहुँचने की वह क्रिया है जिसमें निषेचन के पश्चात फल और बीज बनते हैं, ठीक है। कभी कभी बिना निषेचन अर्थात अनिषेक जनन से भी फल तथा बीज उत्पन्न, कभी कभार बिना निषेचन के भी या अनिषेक जनन द्वारा फल बनने की संभावना बहुत ही अधिक होती है। कई बार निषेचन के अलावा भी अनिषेक जनन द्वारा भी फल बने जाते हैं। खिले फूलों में कभी कभी परागकोश वर्तिकाग्र से मिले हुए मिलते हैं, अतः जिस समय परागकण परिपक्व होकर बाह्य आए इन्हें वर्तिकाग्र तक पहुंचाने का कोई न कोई माध्यम होना चाहिए। मतलब जो अपन एक पौधे से दूसरे पौधे पर, एक पौधे के वर्तिकाग्र से दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर परागकणों को पहुंचाया जाता है। अब वो किसके माध्यम से द्वारा पहुंचाए जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान में। मान लो अपन जैसे ले लेते हैं 2-3 प्रकार से अपन इनको पहुंचाए जा सकते हैं। अब 2-3 प्रकार कौन कौन से मैं आपको बता दूं। एक तो अपन वायु द्वारा परागण करवा सकते हैं, वायु द्वारा परागण। दूसरा अपने पास है जल द्वारा परागण, ठीक है। तीसरा अपने पास है कीटों द्वारा परागण। अब मैं आपको समझा दूं कि वायु द्वारा परागण किस प्रकार होता है, जल द्वारा परागण किस प्रकार होता है, और कीटों द्वारा परागण। इसमें वायु द्वारा तो अपन जब हवा चलती है, ठीक है, तो एक स्थान से, जैसे मान लो यहाँ पे हवा चली, ठीक है, तो यहाँ से हवा चलकर परागणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक पेड़ से दूसरे में, वायु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर परागकणों को जाना, परागणों का जाना, ठीक है। उसी प्रकार जल द्वारा परागण होता है, एक स्थान से
परागण पानी के साथ बहकर चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में है कीट परागण, कीटों के द्वारा परागण। कीटों के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लो एक पेड़ के अंदर ये एक पौधे के ऊपर बैठ गया कीट, ठीक है, वो कीट उसके पैरों के नीचे चिपक जाता है, वो परागण, ठीक है, और वो दूसरे पेड़ पे जाके बैठ जाता है, वहां पे उसको छोड़ देता है। एक पेड़ पर बैठकर या एक पौधे पर बैठकर परागणों को पैरों के नीचे चिपका लेता है। उसके बाद दूसरे पौधे पर छोड़ देता है। छोड़ देता है जिससे परागण हो जाता है या नई किस्म या नए पौधे का निर्माण हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में अपन देखते हैं परागण के साधनों में वायु, जंतु और जल उल्लेखनीय है। जो परागण के साधन है उसके अंदर क्या है कि एक तो जलवायु और जंतु विशेषकर महत्वपूर्ण है। इन साधनों से अपन जंतुओं के द्वारा भी परागण करवा सकते हैं। जैसे मान लो जंतुओं के द्वारा एक स्थान से मगर चलते हैं, ठीक है, तो वो क्या है कि पैरों के अंदर ले लेते हैं परागणों को। ठीक है, पैरों के अंदर जैसे चिपक जाता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर क्या है कि वो मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं, फिर वहीं पर भी प्रोडक्शन प्राप्त हो जाए, पौधे उग जाते हैं। इन साधनों से परागित होने वाले फूलों को क्रम से वायु परागित, प्राणी परागित, जल परागित कहते हैं। ठीक है, मैं अभी आपको बताया था। परागण करने वाले जंतुओं में पतंगे मुख्य हैं। मतलब जो परागण करने वाले वो जंतुओं में कौन सा है? मुख्य पतंगे। एग्जाम्पल देखते हैं अपन, पतंगे है। इसके बाद में अपन देखते हैं वायु परागण किस प्रकार होता है। वायु परागण में आपको बता दें वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर। तो अपन इसका विस्तार से वर्णन करते हैं, आप साथ साथ उतारते जाए जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ। वायु परागित फूल बहुधा अत्यंत छोटे, मौलिक तथा आकर्षण होते हैं। इनके बर्फीले रंग, गंध तथा मधु का अभाव रहता है। इसके अंदर जो रंग और गंध का मधु अभाव होता है। इनके पुष्परम प्राय सूखी या मंजरी और परागकोश बड़े व मध्य डोली होते हैं। इसके जो परागकोश होते हैं वो क्या है कि बड़े और मध्य डोली होते हैं तथा एक ही साथ पकते हैं। पराग अधिक मात्रा में बनता है। इसके अंदर जो पराग होता है वो अधिक मात्रा में बनता है। हल्का शुष्क एवं चिकना होता है और वायु में सुगमता से फैल जाता है। ये क्या है कि वायु में सुगमता से फैल जाता है। जो अपन वायु परागण होता है ना, वो वायु के अंदर सुगमता से फैल जाता है आसानी से। बहुधा वायु परागित वृक्षों में पतझड़ के पश्चात कोपल आने के पूर्व ही फूलों में, पत्तियों में अभाव निकलने आता है। ये क्या है कि जो कोपल निकलने से पूर्व पौधों के अंदर या फूलों के अंदर अभाव दिखने लगता है। वायु परागित फूल ग्रामीण अर्थात ग्रेमीनी अथवा घास, बांस, गन्ना आदि पामी अर्थात ताड़, खजूर, नारियल आदि में होते हैं। ये क्या है कि ये तो ग्रेमीनी कुल की फसलों में, ठीक है। उसके बाद में ताड़, नारियल वाली फसलों में भी ये होता है वायु परागित। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ताड़ वाली फसल, ठीक है, और ग्रेमीनी कुल की फसलों में होता है, और नारियल, ठीक है, इनमें होता है वायु परागित आसानी से। कीट परागण देखते हैं अपन। कीट परागण करने वाले पतंगे में धीरे तितली, शलभ और मधुमक्खी मुख्य है। मतलब जो कीट परागण होता है उसमें अंदर जो तितली वगैरह ले लो, वह तितली क्या है कि पुष्पों के अंदर बैठती है, वो रस सूंघती है उसको, ठीक है, फिर वो रस सूंघ के एक स्थान से दूसरे पौधे पर चले जाती है, वहाँ पे रस को या मधु रस को छोड़ देती है, ठीक है, और वहाँ पे परागण हो जाता है, ठीक है, इस प्रकार होता है। उसके बाद में जैसे मान लो कीटों के द्वारा, जो कीट क्या है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। या फिर मधुमक्खी दे लो, मधुमक्खी क्या कि शहद को चूसकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाती है पुष्पों के, और फिर उससे शहद वगैरह बनाती है। कई अपने को मधुमक्खी से लाभ भी होता है। यद्यपि कभी कभी चींटियां, गोबरेल तथा मक्खी आदि भी फूलों पर जाते हैं और उनमें परागण करते हैं। मतलब ये चींटियां छोटी वगैरह होती है, वो भी कई बार परागण करने का कार्य करती है। मधुमक्खी और तितली द्वारा परागण दिन में खिलने वाले फूलों में होता है, और शलभों द्वारा सूर्यास्त के पश्चात खिलने वालों में, कीट परागित फूलों में पतंगों
को आकर्षित करने के विशेष आयोजन होते हैं, जिनसे ये अन्य फूलों से सरलतापूर्वक पहचाने जाते हैं। बहुधा ये बड़े तथा आकर्षक होते हैं और दूर से ही स्पष्ट सरलतापूर्वक पहचाने जाते हैं। बहुधा ये बड़े तथा आकर्षक होते हैं और दूर से ही स्पष्ट सरलतापूर्वक पहचाने जाते हैं। बहुधा ये बड़े तथा आकर्षक होते हैं और दूर से स्पष्ट दिखाई दे जाते हैं। यदि फूल छोटे हुए तो प्राय इनकी पुष्पक्रम बड़े तथा लुभाने वाले होते हैं और इस विशेषता से भी ये लनायास की ही दृष्टि में पड़ जाते हैं। इसके बाद में है अंधेरी रात में गंध ही पथ प्रदर्शक होकर इन्हें फूलों पर खींच लाती है। मतलब जो अंधेरे में होती है, जब वो गंध होती है ना, उसके समय ये क्या है कि रात्रि के समय भी गंध के द्वारा फूलों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। फिर फूलों की तरफ आकर्षित होकर मतलब रस वगैरह चूस के या पैरों के नीचे परागणों को चिपका के एक पौधे से दूसरे पौधे पे या एक पुष्प से दूसरे पुष्प पे ले जाते हैं। इसके बाद में है ऐसे फूल प्राय बड़े होते हैं और इनमें परागण अधिक मात्रा में बनता है। अनेक चिड़िया, चमगादड़ इत्यादि भोजन की खोज में फूलों पर मंडराते रहते हैं। जो चमगादड़ या चिड़िया वगैरह भी फूलों के अंदर मंडराते रहते हैं भोजन के लिए। इसके बाद में और परागण इसमें करते हैं। इन जंतुओं में पंखी विशेष विचार करने योग्य हैं। जंतु परागित फूलों की संख्या अधिक नहीं है। कुछ ऐसे पौधे दक्षिणी गोलार्ध में मिलते हैं। नियमित रूप से परागण करने वाले पक्षियों में नई दुनिया का हंगीम पक्षी और पुरानी शकरखोरा होर मधुचूसक है। ये अत्यंत सुंदर लाल अथवा बया सदर से छोटी छोटी पत्तियां, चोंच तथा सुहावने रंग वाली पक्षी होती है। जब तक कुछ बड़ी जाति के पक्षी भी परागण करते हैं। पक्षी परागित फूलों में अफ्रीका व मार्कग्रेविया अम्बुलेटा उल्लेखनीय है। ठीक है, उसके बाद में अपन देखते हैं कि किस प्रकार अपन जल द्वारा परागण करते हैं। जल द्वारा परागण देखते हैं अपन। कुछ जलमग्न पौधे में ही जल परागण, जो कुछ जलमग्न परागण पौधे होते हैं, जलमग्न पौधों में ही परागण होता है। पौधों में ही जल परागण होता है। इसके बाद में है ऐसे पौधे के परागण का घनत्व पानी के घनत्व के बराबर होता है। ऐसे पौधे का जो घनत्व होता है वो क्या है कि पानी के बराबर होता है और ये पानी की सतह की निचली बहते रहते हैं। ये जो पानी की जो निचली सतह रहती है, ठीक है, वहाँ पे ये बहते रहते हैं जलमग्न वाले परागण। ठीक है, उसके बाद में रपिया, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, रपिया, जोस्टीरा और वेसेलेरिया। जस्टिया एग्जाम्पल है इसके जल परागण के, जस्टीरिया और दूसरा गया अपने पास रपिया। इसके एग्जाम्पल है किसके, जल परागण के। ठीक है, इसके बाद में अपन देखते हैं परागण अनुकूल अवस्थाएं तथा प्रतियुक्तियां देखते हैं कि परागण की अपन अनुकूल अवस्थाएं देखते हैं किस प्रकार की अनुकूल अवस्थाएं हैं। प्राय पौधे में ऐसी आयोजनाएं रहती है जिनसे न केवल परागणों की सुगम हो जाता है, देखिए वर्णन स्वपरागण की संभावना ही नहीं रह जाती है। इनमें से निम्न विशेषता उल्लेखनीय, अपन विशेषताएं उल्लेखनीय करते हैं। एक बार अपन देखते हैं पहले एकलिंगी अवस्था। एकलिंगी अवस्था के अंदर क्या होता है, इस दशा में नर या नारी फूल एक ही पौधे पर होते हैं। इसमें क्या है कि जो एकलिंगी होता है वो नर और नारी वो क्या है कि एक ही पुष्प पर पाए जाते हैं। मैं आपको बता दूं इधर एकलिंगी अवस्था, पहला इधर है इसके अंदर नर व नारी एक ही पुष्प के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, एक पुष्प के अंदर नर भी पाया जाता है और नारी भी पाई जाती है, मतलब नर और मादा समझ लो। ठीक है, उसके बाद में है जैसे कद्दू, लौकी आदि। इसके अंदर जो एग्जाम्पल है कद्दू और लौकी एग्जाम्पल इसका, कद्दू और लौकी। इसके बाद में चलते आगे, अथवा अलग अलग पौधों पर जैसे पपीता, शहतूत आदि में। अतः इस रूप में केवल परागण ही संभव है। जो पपीता वगैरह होता है उसके अंदर पपीता ले लो, शहतूत ले लो। जैसे
पपीता, शहतूत आदि में परागण ही संभव है, परागण ही संभव है केवल। ठीक है। इसके बाद में अपन देखते हैं आगे संबंधितता, सेल्फ स्टेरिलाइटी। कुछ पौधे में किसी संबंधितता देखते हैं। तो दूसरा संबंधितता के अंदर क्या होता है, कुछ पौधों में किसी फूल के पराग केवल उसी के लिए अग्रणी होते हैं जिससे स्वपरागण उभयलिंगी अवस्था में ही सफल नहीं हो सकता। कुछ आर्किडों में तो यह प्रकृति इतनी प्रबल होती है कि यदि परागण हो जाए तो विषैला असर फैल जाता है और बिना गर्भाधान के फूलों का मुरझा जाते हैं। इसमें अंदर क्या होता है, जो संबंधितता क्या होती है कि जैसे एक पुष्प से दूसरे पुष्प के अंदर जो प्रतिकूल होता है या अनुकूल होता है, जैसे मान लो कि एक पुष्प के अंदर जो दूसरा पुष्प, एक पुष्प के वर्तिकाग्र का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागणों का गिरना, अगर वो इसके अनुरूप है या इसके समान है, तब तो अपने पास दूसरे पौधे में परागण हो सकता है, पोलिनेशन हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। इसमें समान होना चाहिए। सही है। ठीक है। तीसरा अपने पास है बिन काल पक्वता। तीसरा बिन काल पक्वता के अंदर दे रखा है अपने पास, यह है वह अवस्था है जिसमें किसी उभयलिंगी फूल के पुंकेसर व वर्तिकाग्र आगे पीछे परिपक्व होते हैं। बिन काल परिपक्वता के निम्नलिखित दो रूप है। इसमें क्या है कि पुंकेसर और वर्तिकाग्र, पुंकेसर और वर्तिकाग्र बिन काल में परिपक्व होते हैं। बिन काल में परिपक्व होते हैं। जैसे कई अन्य रूप है, जैसे ले लेते हैं अपन पुपूर्वता। ए दे रखा है पुपूर्वता। पुपूर्वता के अंदर दे रखा है जिसमें पुंकेसर वर्तिकाग्र की परिपक्व अवस्था आने के पूर्व ही पककर और अपने पराग बिखर कर मुरझा जाता है। इसके अंदर जो पुपूर्वता का मतलब जो पौधों के अंदर या पुंकेसर वर्तिकाग्र की परिपक्व अवस्था आने के पूर्व, मतलब पुंकेसर और परिपक्व की पुंकेसर अथवा वर्तिकाग्र के परिपक्व की अवस्था न आने से पहले ये क्या है कि मुरझा कर गिर जाते हैं, पराग बिखेर कर मुरझा जाते हैं। इसके बाद में स्त्री पूर्वता देखते हैं। बी है पुपूर्वता। स्त्री पुपूर्वता के अंदर देखते हैं अपन, जिसमें वर्तिकाग्र पराग परिपक्व होने के प्रथम ही पूर्ण विकास को प्राप्त हो पराग ग्रहण कर मुरझा जाता है। प्रथम श्रेणी के फूलों को पुपूर्वता तथा दूसरी श्रेणी वालों को स्त्री पूर्वता कहते हैं। अपन जो पहली पुपूर्वता होती है उसी अपन कहते हैं प्रथम श्रेणी को तो अपन फूलों की पुपूर्वता कहते हैं और दूसरी श्रेणी के अपन स्त्री पूर्वता कहते हैं। पहली विशेषता के फूल कंपोजिटी अर्थात सूर्यमुखी आदि होते हैं, मतलब जो पहली पंक्ति के जो होते हैं, जो पहली विशेषता के होते हैं वो कंपोजिटी के होते हैं। इसके बाद में विषम वर्तिकात्व है। तीसरा अपने पास है विषम वर्तिकात्व है। इधर लिख देता हूं मैं। चौथा विषम वर्तिकात्व के अंदर क्या होता है, इसमें मतलब भिन्न होता है विषम। यह वह अवस्था जब वर्तिका और पुंकेसर एक दूसरे के अनुपात में लंबे अथवा छोटे होते हैं। मतलब पुंकेसर और जो वर्तिका होती है वो एक दूसरे के विपरीत होती है। पुंकेसर अथवा वर्तिका एक दूसरे के विपरीत होती है। ठीक है। इसके बाद में आगे हैं
ऐसे फूल द्विरूपी होते हैं और ये दोनों प्रकार के फूल अलग अलग पौधे पर होते हैं। इन अंगों की अवस्था ऐसी होती है कि परागण केवल उन्हीं फूलों के बीच हो पाता है जिनमें वर्तिका और पुंकेसर अंग समान लंबाई के हो, अर्थात लंबी वर्तिका को और पुंकेसर अंग समान लंबाई के हो, अर्थात लंबी वर्तिका और लंबे पुंकेसर वाले फूलों के मध्य अथवा छोटे पुंकेसर और छोटी वर्तिका वाले फूलों में विषम वर्तिका वाले फूल अलसी प्रिमूला में होते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन देखते हैं परागण और स्वपरागण से हानि और लाभ। परागण और स्वपरागण से लाभ और हानि देखते हैं अपन लाभ में। ठीक है, कि किस प्रकार के लाभ और किस प्रकार की हानि है। तुलना तथा प्रयोगों से सिद्ध हो चुका है कि स्वपरागण की अपेक्षा परपरागण विशेष हितकर होता है। मतलब जो स्वपरागण होता है उससे विशेषकर होता है अपने पास परपरागण। ठीक है, परागकण परपरागण द्वारा उपार्जित बीज प्राय स्वपरागण से उत्पन्न बीजों की अपेक्षा भारी, बड़े तथा प्रौढ़ होते हैं। मतलब जो स्वपरागण से जो उपार्जित या परपरागित होते हैं, मतलब स्वपरागित से जो हटकर जो परपरागित होता है, ठीक है, वो क्या कि एक तो बड़े होते, लंबे होते और मजबूत होते हैं। ठीक है, और प्रौढ़ अवस्था में होते हैं। इनमें अंकुरण सामर्थ्य भी अधिक होता है। इसमें जो अंकुरण होता है वो अंकुरण सामर्थ्य भी अधिक होता है एवं इनसे उत्पन्न पौधे पुष्ट और अधिक स्वस्थ होते हैं। अतः किसी वंश को बेहतरीन होने तथा अवनति से बचाने के लिए परपरागण आवश्यक है। किसी किसी अवस्था में स्वपरागण भी उपयोगी होता है। इस क्रिया के लिए पौधे बाहरी साधनों पर आश्रित नहीं होते। अतएव आर्थिक विचार से पौधे के लिए ये लाभदायक है। जिन फूलों में परागकोश और वर्तिका गृह साथ साथ पक जाते हैं उनसे स्वपरागण सुगम हो जाता है। परपरागण का सर्वोत्तम आयोजन रहता है, परंतु इनमें ऐसी भी व्यवस्था रहती है कि यदि यह क्रिया असफल रहे तो स्वपरागण भी सुगम हो जाता है। उसके बाद में अपन चलते आगे। अनुमूल्य परागण और अनुमूल्य परागणी पुष्प कुछ पौधों में साधारण फूलों के अतिरिक्त कुछ अत्यंत छोटे गंधहीन रस कली जैसे अस्पष्ट फूल ही भी उत्पन्न होते हैं। दोस्तों आप इसमें समझाने की कोई क्रिया नहीं है, मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ आप साथ साथ नोट्स बनाते जाए। ठीक है, क्योंकि समझाने की बहुत ही कम क्रिया है, बस आपको साथ साथ उतारने की इसमें ज़्यादा क्रिया है। ठीक है, उसके बाद में है आगे अनुमूल्य परागणी पुष्पों की उत्पत्ति प्राय पौधों के जमीन के भीतर वाले तने पर बहुधा अनुकूल ऋतु के अंत में अथवा अतिशय शीत एवं अंधकार में ही होती है। कनकोवा, खट्टी बूटी और बनफसा में ऐसे ही फूल होते हैं। उसके बाद में देखते हैं अपन उत्तेजन और परागण कि उत्तेजन और परागण किस प्रकार होता है। किसी किसी फूल के पुंकेसर अथवा वर्तिकागर उत्तेजनशीलता होते हैं जिससे परागण सुगम हो जाता है। बिछुआ, मिमुल्स, टोरिनिया और बिगोनवेस्टा के वर्तिकागर द्विशाखित होते हैं और इनका भीतरी पृष्ठ रगड़ से चंचल हो जाता है। यदि इस क्रिया में वर्तिकागर पर पराग न पहुंच पाए और पपीता यो ही आकार चला गया अथवा वर्तिका की शाखाएं फिर खुली जाती है, परंतु यदि परागकण आ गए हो तो और परागण हो गया हो तो की शाखाएं फिर खुली हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में है विस्फोटक क्रियाविधि। विस्फोटक क्रियाविधि किस प्रकार की होती है देखते हैं अपन। कुछ फूलों में परागकोश का स्फोटन विशेष ढंग से होता है और पराग उड़कर कुछ दूर तक बिखरे जाते हैं जिससे परागकण सुगम हो जाते हैं। अट्टिका तथा इस समूह के कुछ अन्य पौधों में जिस समय परागकोश चिटकते हैं परागकण दूर तक फैल जाते हैं। कुछ पौधों में ये विशेष ढंग से उड़कर पतंगों के अंग पर जा गिरते हैं। कुछ ऐसे पौधे में परागकोश मध्य डोली होते हैं और ऐसे ढंग से लगे रहते हैं कि मधु को खोजता हुआ पतंगा जो ही का त्यों ही आ जाता है। मतलब इसमें क्या है कि जो पतंगे होता है वो क्या है कि मधु का रस या सुगमता से जो गंध पहचान कर वो क्या है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर बग कर चला आता है, क्योंकि उनको गंध से पता चल जाता है कि कहाँ पर पुष्प है कहाँ पे नहीं है। उस पर बाद में देखते हैं अपन पराग को नमी से बचाने के साधन। जो मतलब पराग को अपन नमी से बचाते हैं वो क्या क्या साधन है। कुछ पौधों के पराग में विशेष प्रकार के रोम अथवा अन्य संरचनाएं, मतलब किसी पुष्प के अंदर जो पराग के अंदर जो पौधों के अंदर पौधों में पराग होता है उसके अंदर कई प्रकार के रोम अन्य रचनाएं होती है जिनसे इन पर जल का विशेष असर नहीं होता, जिन पर इनके विशेष असर नहीं होता। कुछ पौधों में फूल
ऐसे ढंग से लटकते रहते हैं कि इनके पुंकेसर भीगने से बचे रहते हैं। ऐसे फूल लिलिएसी कुल के कुछ पौधों में होते हैं। कुछ फूल रात को और प्रतिकूल वातावरण में बंद हो जाते हैं। कुछ फूल तो ऐसे होते हैं कि वातावरण में और रात्रि के समय बंद हो जाते हैं। उसके बाद में है इस प्रकार पराग नमी से बचा रहता है। इस प्रकार अपन जो पराग होता है वो नमी से बचा रहता है कि कई प्रकार रात्रि के समय या वर्षा ऋतु में या ये प्रतिकूल वातावरण के अंदर जो क्या है कि बंद हो जाते हैं। ऐसी विशेषता वाले फूल केसर तथा क्यूटिलिप में होते हैं। जो केसर और तथा क्यूटिलिप होता है उसके अंदर ये पुष्प होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास यही समाप्त होती है, अपना 10वां लेक्चर समाप्त हो गया। ठीक है, तो अगर मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है दोस्तों, अपन फिर से एक बार नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।